नमस्कार प्यारे बच्चों देखो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा था। हिस्ट्री में क्या चल रहा था आपका, तो हिस्ट्री में आपका मैंने पढ़ाया था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण है बेटा, उसमें अरबों का आक्रमण है, उसके बाद तुर्कों का है। तो तुर्कों का आक्रमण हम आपको आज अगली इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था अरबों का आक्रमण। तो बेटा आज क्या पढ़ेंगे हम, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अब बेटा भारत पर जो तुर्कों का आक्रमण हुआ है, इसमें हमें देखना है कि दो लोगों ने आक्रमण किया, दोनों बड़े फेमस हैं। आप जानते हैं, एक का नाम है महमूद गजनवी और दूसरे का नाम है बेटा, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है मोहम्मद गोरी। तो जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को दोनों को पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, कुछ बताऊंगा मैं आपको और जितने उसके फैक्ट हो सकते हैं वो फैक्ट आपको याद कर दो। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं महमूद गजनवी से। कहाँ से शुरू करते हैं? महमूद गजनवी से। तो बेटा मैं पहले आपको थोड़ा सा मानचित्र पे समझा दूं, जैसे मैंने अरबों को पढ़ाया था। तो अगर हम मानचित्र की बात करें, तो अगर हम इंडिया का ये वाला मैप बनाएं, पूर्वी इधर आपका जो नॉर्थ उससे है, तो इससे ऐसे मैप बनाएं, तो ये देखिए बेटा ऐसे। अब इधर की तरफ मैंने कहा था आपको, अरबों के आक्रमण में क्या हुआ था कि अरब तो भारत में कहाँ से आए थे बेटा, अरब भारत में इस साइड से आए थे। कहाँ से? अरब तो इधर है, पड़ता ही अरब इधर है। लेकिन अब बात आती है कि भारत पर तुर्क आए, तो तुर्क कहाँ से आए? तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, इस साइड वाला, यहाँ पर एक गजनी जगह पड़ती है बेटा। क्या पड़ती है? गजनी। तो यहाँ गजनी क्षेत्र पड़ता है। गजनी क्षेत्र में, गजनी क्षेत्र, यहाँ पर एक वंश पैदा होगा। और वो कौन सा वंश होगा बेटा, तो मैं आपको बता दूं वो कौन सा वंश होगा, यामिनी वंश। कौन सा वंश होगा? यामिनी वंश। तो बेटा देखते चलिए, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो यामिनी वंश के बारे में हम बात करेंगे। तो यामिनी वंश में एक शासक होता है, इसकी स्थापना कौन करता है यामिनी वंश की? तो इसी वंश की स्थापना करता बेटा अल्पतगीन नाम का व्यक्ति। कौन करता है? अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन करता बेटा? अल्पतगीन स्थापना करता है। अल्पतगीन के बाद कौन होता है बेटा? तो सुबुक्तगीन। कौन होता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद कौन होता है? तो वो होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो हम ये बताने वाले बेटा आपको कि जो गजनी है, गजनी में अल्पतगीन ने यामिनी वंश की नींव तो डाल दी, लेकिन क्या वो भारत की तरफ आया? तो भारत की तरफ वो नहीं आया। कौन? अल्पतगीन नहीं आया। अगर प्रयास भी क्या होगा तो असफल रहा वो नहीं आया। तो कहाँ से कहानी मिलती है? अल्पतगीन का कहीं कहीं तो पुत्र लिखा हुआ है, और नहीं तो कहते हैं इसका गुलाम था ये, और इसका दामाद भी था ये। कौन? सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का दामाद, और क्या कहना चाहिए आपको, इसका दास भी था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहला व्यक्ति होता है इस वंश का जो भारत पर अटैक करेगा, जो भारत पर अटैक करेगा। जब बेटा ये भारत की तरफ अटैक करेगा, यहाँ गजनी से आएगा, तो यहाँ आएगा। और ये वाला जो पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है बेटा, ये क्षेत्र था हिंदू शाही वंश। कौन सा वंश था? यहाँ पर एक वंश था हिंदू शाही वंश। कौन सा वंश था बेटा? हिंदू शाही वंश। तो जो हिंदू शाही वंश था, इस हिंदू शाही वंश पर अटैक करेगा। और यहाँ का बेटा जो राजा होगा हिंदू शाही वंश का, यहाँ का राजा जो होगा बेटा, मैं आपको बता दूं, राजा होगा यहाँ का जयपाल। कौन होगा? जयपाल। जयपाल। तो जयपाल यहाँ का राजा है। तो ये जयपाल को पराजित भी करेगा, ठीक है, और ये थोड़ा बहुत अटैक और करेगा और चला जाएगा भारत से। तो सुबुक्तगीन पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पढ़ा जाए। लेकिन फिर आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद इससे प्रेरित होकर के इसका पुत्र महमूद गजनवी भारत की तरफ आता है। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा से परमिशन मिल गई थी, और उन्होंने इसे एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि में जैसे यामीन उद्दौला कहते हैं। क्या कहते हैं? यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला कहने की वजह से ही इसकी डायनेस्टी का नाम यामिनी डायनेस्टी भी पड़ा था, अर्थात यामिनी वंश भी पड़ा था। किसने दी थी उपाधि? खलीफा ने। खलीफा से परमिशन लेकर के
सुबुक्तगीन के आक्रमणों से प्रभावित होकर के इसने पूर्व दिशा की तरफ अटैक करने शुरू कर दिए। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी अटैक करता गया और यहाँ हिंदू शाही वंश को भी हराया, यहाँ पर मुल्तान को भी हराया। मुल्तान में करमाथी जाति के लोग थे, मुस्लिम शासन था, अरबों के टाइम से मुस्लिम शासन चल रहा था वहाँ, इसने उसको भी हराया और ऐसे ही हराता चला गया। और कहते ये हैं कि इसने भारत पर बेटा 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। लेकिन हर एक हिस्टोरियन इस बात से सेटिस्फाइड नहीं, 17 बार किया, कुछ कहते हैं केवल 12 बार किया है। तो हमें इस बात पे नहीं फंसना कि 12 बार किया है या 17 बार किया है, ना ही ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है मेरे बच्चों। तो फिर क्या है, अब ये महमूद गजनवी जब आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ आता है तो यहाँ से इसका टारगेट क्या है? सबसे पहले देखिए कि भारत में ये प्रभावित तो हुआ, किससे? सुबुक्तगीन से प्रभावित तो हुआ अटैक करने के लिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है भारत पर आक्रमण करने का? सोचने वाली बात यह है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है। महमूद गजनवी को हम इधर लिख देते बेटा और इसके सारे क्वेश्चन लिखने शुरू करते हैं हम यहाँ से नीचे से, महमूद गजनवी के। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य, अब यहाँ पर हिस्टोरियन जो है वो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन मुस्लिम हिस्टोरियन जो हैं वो कह रहे हैं ये केवल लूटपाट के लिए यहाँ आए थे। अब कुल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा मत निकला वो इसका धन लूटने का मत निकला, धन लूटने के लिए आया। अब वैसे देखा जाए तो इसने दोनों चीज़ सिद्ध की, अगर मेरी मानी जाए तो मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है किताबों को, तो मुझे लगता है कि इसने दोनों चीज़ सिद्ध कर दी। धन लूटने के लिए क्या कि प्राचीन टाइम में बेटा जो धन होता था वो मंदिरों में रखा जाता था, कि कोषागार जो हुआ करते थे राजा के, वो मंदिरों में हुआ करते थे। कहते हैं मंदिरों में सेफ रहता है। तो इसने क्या किया, मंदिरों को टारगेट किया, इसने मंदिरों को टारगेट किया और मंदिरों से क्या किया, मंदिरों से धन लूटा। तो दोनों काम सिद्ध हो रहे हैं इसके, मंदिरों से धन लूट रहा है और जब मंदिरों से धन लूट रहा है तो उसकी मूर्तियों को भी तोड़ रहा है। अर्थात ये भी दिखा रहा है कि आपके धर्म में पावर नहीं है और हमारे इस्लाम धर्म में पावर, अगर पावर है तो आपका भगवान हमारे सामने आए, हम उसकी मूर्ति तोड़ रहे हैं, हमें सजा दे, हमसे लड़ाई करे। अब मूर्ति ऐसे लड़ने आती है तो यहाँ पर टाइटल बन जाते हैं बेटा। महमूद गजनवी के टाइटल क्या थे? तो टाइटल की बात, मतलब टाइटल किसे कहते हैं बेटा? उपाधि को कहते हैं। तो महमूद गजनवी का जो टाइटल था या उपाधि थी, अगर हम बात करें उपाधि की, उपाधि तो उपाधि तो कई सारी थी। यामीन उद्दौला, ये तो आपकी याद ही रहेगी क्योंकि उसकी डायनेस्टी यामीनी है। तो लेकिन बुत सिकन इसकी एक उपाधि जरूर याद रख लें, क्योंकि बुत सिकन जो थी ये इंपॉर्टेंट है इसकी। बुत सिकन, बुत सिकन का मतलब होता है बेटा, बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति पूजा को या मूर्ति को तोड़ने वाला। बुत सिकन, बुत मतलब मूर्ति, सिकन मतलब तोड़ने वाला, उसको ब्रेक करने वाला। तो एक उपाधि थी इसकी बुत सिकन की। अब इसने क्या किया, इसी क्रम में भारत में घुस गया और भारत में दे अटैक, कभी कहीं जाकर के कभी कहीं जाकर के इसने अटैक पे अटैक करने शुरू कर दिया। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। इसका जो सबसे फेमस अटैक है वो अटैक है कि ये यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ गुजरात में पहुँच गया और गुजरात में काठियावाड़ जगह पे एक जगह पड़ती है सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। और ये 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करेगा। इसके सारे आक्रमण, चाहे वो 12 हो चाहे वो 17 हो, हिस्टोरियन के हिसाब से उन 17 या उन 12 आक्रमणों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है वो सोमनाथ के मंदिर का है, क्योंकि इससे इतनी संपत्ति लूटी थी, इसने बहुत ज़्यादा लूटी थी। इसके अलावा इसने मथुरा को, कन्नौज को, सबको सबसे लड़ाई की। जैसे चंदेल वंश का एक शासक था बेटा, चंदेल वंश का शासक विद्याधर, उससे भी इसने लड़ाई की थी, लेकिन वो एक अकेला शासक है जो इससे नहीं हारा था। अच्छा, इसने प्रयास कश्मीर की तरफ भी जाने का किया था, कश्मीर की तरफ भी। यहाँ कश्मीर की जो रानी थी वो दिद्दा थी। कौन थी बेटा? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय कश्मीर की रानी कौन थी? तो रानी दिद्दा थी। कौन थी? दिद्दा। जिससे जहां पर ये असफल हो गया था, असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि मौसम इसके अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, इसलिए असफल हो गया और ये वापस आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, यहाँ सोमनाथ वाले पे इसका सबसे सफल है।
और विद्याधर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय शासक है जो इससे पराजित नहीं हुआ, किससे, महमूद गजनवी से, तो वो था विद्याधर। विद्याधर किस वंश से संबंधित था, तो चंदेल डायनेस्टी से था। ध्यान रखिएगा बच्चों, चंदेल डायनेस्टी का विद्याधर। क्लियर। अब इसके ये चीज मिटा देता हूं और मैं इसके बारे में लिखना शुरू कर देता हूं। देखिए इससे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। मंदिरों को तोड़ता था, ये करते थे, कहते हैं कि मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्ति, जो ये मूर्तियां हुआ करती थी, उनके बाट बनवा लिया करता था, और बाट बनवाने के बाद फिर उसको क्या करा करता था, उस बाट को कसाई की दुकान पे रख दिया करता था, जिससे ये साबित करता था देखो अगर ये भगवान के ही पत्थर है तो भगवान क्यों नहीं आता, तुम लोग मांस नहीं खाते, हिंदुस्तान में पहले बेटा मांस नहीं खाया जाता था, बिल्कुल भी, पहले बिल्कुल नहीं खाया जाता, अब तो सब खाते हैं, अब तो सब शौक से बताते हैं कि मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बड़े खुल के बताते हैं। पहले तो शर्म महसूस करते, कोई चोरी छुपे खा भी लेता था तो वो बताता नहीं था, अब खुल के बताते हैं सब लोग। चलिए कोई बात नहीं है, मुद्दा यहाँ ये नहीं है। तो जब उसने कहा कि हमने देखो अगर तुम्हारे भगवान को कहाँ ले जाके रख दिया, कसाई की दुकान में, जहाँ मांस इससे बिकता है, बाट से, मूर्ति से। यहाँ तक कि कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर, कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति को तोड़ा था, मूर्ति तोड़ा था उसकी, और ईंटें वगैरह जो तोड़ी वोड़ी थी वो सबको इन्होंने मक्का मदीना में लगवा दिया था। अब ये अतिशयोक्ति लगता है कि ऐसा होगा या नहीं, ये कि नहीं कह सकते। इतिहासकार ने, कुछ इतिहासकार कहते हैं और कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, तो हम ऐसी बात में नहीं फंसने वाले। हम तो सीधे सीधे अपने पॉइंट और बिंदु पे आ रहे हैं। कहानी हमने सुन ली है, अब समझ में आपकी आ जाएगी कहानी। तो अब यहाँ से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम सीधे सीधे जल्दी जल्दी उसको उठा लेते हैं। चलिए हम इसको कर देते हैं, अगले स्लाइड ले लेते हैं, अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो अगली स्लाइड पे करते हैं, चलिए महमूद गजनवी से संबंधित बात करते हैं बेटा। किससे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये देखिए। पहली बात तो इसकी उपाधि की अगर हम बात करें तो इसकी उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी बेटा, उपाधि बनी थी बुत सिकन। ये वाली याद रखना है, और भी उपाधि थी लेकिन एक यही उपाधि ज़्यादा याद रखना, बुत सिकन, मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला। अब अगला, इसका पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ? इसका पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? प्रथम आक्रमण, प्रथम क्या लिखा गया, प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ बेटा? तो बेटा प्रथम आक्रमण जो हुआ था इसका, वो हुआ था हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश पर हुआ था। अब हिंदू शाही वंश का जो राजा था बेटा, तो वो कौन था? तो राजा जो था, राजा जयपाल, राजा जयपाल, जयपाल था। कौन था? जयपाल था। और आगे, इसके आगे बात करें, एक क्वेश्चन बहुत आता है, हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो जयपाल के समय इसकी राजधानी वेहिंद या उद्भांडपुर थी। क्या थी बेटा? वेहिंद, वेहिंद या उद्भांडपुर कहे, उद्भांडपुर। कौन सी राजधानी थी? ये राजधानी। तो उद्भांडपुर पे कई बार क्वेश्चन आया, तो उद्भांडपुर हमेशा याद रखना बेटा, ये राजधानी थी। जबकि जयपाल के बारे में एक और क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि वो जब इस युद्ध में हार गया था, बाद में हारा था, 2-3 बार हारा इससे, महमूद गजनवी से। हारने के बाद उसे बुरा लगा और उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, हिंदू शाही वंश के किस राजा ने सुसाइड कर लिया था? या तुर्कों के बार बार आक्रमण से तंग आकर किस भारतीय शासक ने आत्महत्या कर ली थी? तो आत्महत्या किसने की थी मेरे बच्चों? तो आत्महत्या जयपाल ने की थी। किसने की थी? आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्महत्या कर ली। इसने सोचा बार बार हार जाता हूं, सुबुक्तगीन ने भी इसको हराया था, महमूद गजनवी ने भी इसको हरा दिया, इसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? आनंदपाल। आनंदपाल ने अपनी कैपिटल जो थी वो उद्भांडपुर नहीं बनाई, नंदन बनाई। क्या बनाई? नंदन, नंदन बनाई। नंदन, आनंदपाल भी मारा गया इसी के टाइम में। फिर त्रिलोचन पाल बना, त्रिलोचन पाल को भी हरा दिया गया था, फिर वो नंदन को भी जीत लिया गया था। अभी बहुत लंबी कहानी हो जाती है, हम सीधे चलते हैं पॉइंट की तरफ। चलिए अगला पॉइंट क्या आता बेटा? अगला पॉइंट ये है
कि ये तो हो गया इसका पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण इसका मुल्तान वाला है, मुल्तान में करमाथी जाति के लोग थे, मुस्लिम लोग, उनको हराया। फिर इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं जो इसका सर्वे सबसे प्रसिद्ध है। तो ऐसे सबसे प्रसिद्ध वाले पे जाएं पहले, सबसे पहले वाले सबसे प्रसिद्ध वाले पे नहीं जाते, पहले थोड़ा सा ये समझाते हैं कि बरन पे गया। बरन किसे कहते हैं, बुलंदशहर को, कन्नौज को, मथुरा को, इन सब जगह के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के राजाओं को हराया और यहाँ से बहुत सारी संपत्ति लूटी। इसका पंगा किससे हुआ, चंदेल वंश के शासक विद्याधर से। किससे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब इसने भारत पर अटैक किया तो चंदेल वंश का शासक कौन था, चंदेल वंश का शासक कौन था, चंदेल वंश का शासक, चंदेल वंश का शासक कौन था। एक क्वेश्चन हो गया ये। और ये पूछा जाए कि जब इसने भारत पर अटैक किया तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, वंश का शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो बंगाल के पाल वंश का शासक कौन था, तो पाल वंश का शासक कौन था, पाल वंश का शासक कौन था, पाल वंश का शासक, पाल वंश का शासक। तो तीनों के नाम मैं लिख देता हूं बेटा, तीनों के नाम लिख देता हूं। चंदेल का तो था विद्याधर, विद्याधर से तो इसने दोस्ती कर ली थी, विद्याधर से इसने दोस्ती कर ली थी। विद्याधर हारा नहीं था, फिर इन्होंने आपस में संधि कर ली और संधि करके दोस्ती हो गई। प्रतिहार वंश का जो था वो राज्यपाल था, कौन था बेटा, राज्यपाल था, ठीक। और पाल वंश का जो शासक था उस समय महिपाल था, कौन था, महिपाल था, ठीक। और आपसे पूछा जा सकता है कि जब इसने भारत पर अटैक किया तो कश्मीर का राजा कौन था, तो कश्मीर का भी लिख लो बेटा, कश्मीर का शासक, और शासक क्या, शासिका थी, शासिका, तो कौन थी, दिद्दा, रानी दिद्दा, रानी दिद्दा थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, रानी दिद्दा थी। अब एक शासक और पूछा जा सकता है कि जब इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ का आक्रमण, तो सोमनाथ का राजा कौन था, वहां उस समय वहां का राजा कौन था, गुजरात का राजा। तो गुजरात का राजा वो अब मैं लिखाता हूं सोमनाथ के अटैक पर। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो इसने क्या किया, जो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों इसकी डेट भी याद रखना, 1025 डेट पूछी जाती है। हिस्ट्री में जो डेट बताई जाए टीचर के द्वारा वही ज्यादातर याद करनी चाहिए, जबरदस्ती की सारी डेट याद करने के लिए नहीं देता कोई भी, ठीक है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर अटैक, किस पर, सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, ठीक बेटा, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण सबसे फेमस। अब यहां पूछा जाए उस समय गुजरात का राजा कौन था, तो गुजरात का राजा कौन था उस समय, तो गुजरात का राजा, गुजरात का राजा तो भीम था, भीम प्रथम, कौन था बेटा, भीम फर्स्ट था, भीम प्रथम था। भीम प्रथम कमजोर था, वो भाग ही गया था, ठीक है, ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार वाला भाग गया था राज्यपाल, ठीक है बेटा। अब ये चीज फेमस हो गया। इसके बारे में जुड़ी हुई एक कहानी है, कहते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए इसके सैनिक तैयार नहीं थे, तब इसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, ये खुद अंदर गया। ऐसा क्यों था, इस मंदिर को क्यों नहीं तोड़ना चाह रहे थे, तो सैनिक डर रहे थे क्योंकि इस मंदिर की जो प्रतिमा थी, वो प्रतिमा जो थी वो हवा में रुकी हुई थी, ना इधर से कोई सहारा था, ना ऊपर से कोई सहारा था, ना नीचे से कोई सहारा था। महमूद गजनवी खुद घुसा, चारों तरफ घूमा और उसने देखा मैग्नेटिक फील्ड को, कि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए उसने कुछ सामान लगाया और वो मूर्ति नीचे गिरी और फिर इसकी सेना टूट पड़ी उस पर, और फिर इसमें से खजाना लूटा, बहुत मात्रा में खजाना इसने लूट लिया था। चलिए बेटा, सॉरी। अब आगे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि सोमनाथ का मंदिर वाला तो हो गया आपका, फिर अब पूछते हैं कि इसके साथ भारत आए थे। और अच्छा, पहले इससे पहले जो भारत आने वाले राइटर हैं उससे पहले एक क्वेश्चन और लिखिए। वो क्वेश्चन क्या है, उससे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई इसने भारत के पंजाब में जाकर के बस गया, कहाँ, मैंने जो बताया, इसकी इच्छा क्या हुई बेटा, इसकी इच्छा हुई
इसकी इच्छा हुई कि मैं यहीं रह करके शासन करूं, इधर पंजाब के आसपास। तो जब इसकी इच्छा ये हुई कि यहाँ रह करके शासन करूं, तो इसने यहाँ बैठा तो इसने एक सेना गठित की, और जो सेना गठित की, और सेना गठित भारत में एक सेना का गठन किया इसने। जब वो मिलिट्री बनाई तो मिलिट्री का एक कमांडर बनाया, सेनापति बनाया, और वो सेनापति किसको बनाया, तो एक हिंदू को सेनापति बनाया था। हिंदू का नाम क्या था, तिलक। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में अक्सर आता है ये, एग्जाम में अक्सर आता है बेटा ये, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे, कहां पर, तो ये ले लेते हैं, इसने या इसके, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, इसके सेनापति का नाम, सेनापति का नाम, इसके सेनापति का नाम बेटा क्या था, तिलक। क्या नाम था, तिलक। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेनापति का नाम क्या था, तो वो बेटा तिलक था, याद रखेंगे आप। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि इसके साथ में 3 राइटर आए थे भारत में, 3 राइटर। तो 3 कौन कौन से आए थे, 3 साहित्यकार आए थे। एक आए थे अलबरूनी, अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी ने क्या लिखा बेटा, अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक है बेटा, किताबुल हिंद, या इसका दूसरा नाम भी है बेटा, या और इसे क्या किस नाम से जानते हैं कि तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। एक और नाम भी है इसका, मलीना मनीला करके, ऐसे मिंक मनीला कुछ ऐसे करके नाम भी है, लेकिन फेमस नाम यही है, तहकीक ए हिंद कही है, किताबुल हिंद कही है। ये अलबरूनी बहुत फेमस व्यक्ति था, बहुत फेमस राइटर था। इसने क्या लिखा अपनी इस पुस्तक में, भारत के इतिहास, भूगोल, गणित सबके बारे में, मतलब इसने सब कुछ बताया भारत के बारे में। इसके अलावा और कौन आया था, इसके अलावा एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था बेटा, फिरदौसी, फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी ने क्या लिखा बेटा, तो फिरदौसी ने लिखा शाहनामा। क्या लिखा, शाहनामा, शाहनामा। इसके बाद एक और था, तीसरा, मैंने 3 बताए थे ना बेटा, तो तीसरा कौन है, उतबी। कौन है, उतबी। तो उतबी ने क्या लिखा है, तारीख ए यामिनी, एक पुस्तक लिखी है, तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी। अच्छा, ये जो उतबी है ये कहता है कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर अटैक किए थे और वो जितने भी युद्ध लड़े वो जिहाद के युद्ध थे, ये उन्हें जिहाद बताता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आरओ का एग्जाम आ रहा है तो कुछ ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कहा था कि महमूद गजनवी के अटैक जिहाद है। महमूद गजनवी के जो आक्रमण है वो जिहाद है। जिहाद जानती हो, धर्म युद्ध कहते हैं जिसको बेटा, है ना। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन महमूद गजनवी से इतने बच्चों आपको पढ़ने होते ही हैं। इसके अलावा आपकी कैपेसिटी होती है तो ज़्यादा भी पढ़े जा सकते हैं सिविल सर्विस के लिए, लेकिन ये मैं समझता हूँ आपको एक कॉमन याद होना चाहिए। आप SI वैसाई जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए इतना तो कम से कम इवन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अब क्या होता है, 1027 ईस्वी में ये लास्ट अटैक करता है, 1027 में अपना लास्ट अटैक करता है इंडिया पे और फिर चला जाता है वहाँ। अब महमूद गजनवी का चैप्टर क्लोज, महमूद गजनवी का चैप्टर क्लोज। अब उसकी जगह क्या होता है, वो जगह खाली हो जाती है। कौन सी जगह खाली हो जाती है बेटा, कौन सी जगह खाली हो जाती है, तो वो जगह खाली हो जाती है कौन सी, गजनी। वहां पर भी कोई शक्तिशाली शासक नहीं है। अब गजनी और गजनी के पास ही एक छोटा सा साम्राज्य था, गजनी जहां मैंने आपको बताया उसके पास एक छोटा सा साम्राज्य था जिसका नाम था गौर, गौर वंश कह देते थे उसको, हो गया गौर साम्राज्य। वहां से एक संसवनी वंश निकलेगा और वो जो संसवनी वंश है, जो संसवनी वंश है उसका एक राजा होगा जिसका नाम होगा सिहाबुद्दीन गोरी या फिर मोहम्मद गोरी कहिए उसको। तो इससे जुड़ी हुई बात कर लेते हैं, ये काफी दिन बाद आएगा भारत में। तो यहां बात कर लेते हैं बेटा, ये अब कर लेते हैं किसकी, संसवनी वंश की। किसकी, संसवनी वंश, संसवनी वंश, संसवनी डायनेस्टी, संसवनी वंश की बात कर लेते हैं बेटा। संसवनी वंश में जो होता है पहला शासक, ये गौर, ये गजनी में बैठ गए तो अब गजनी बताना जरूरी नहीं, तो फिर गजनी में आ गए तो यहाँ पर देखिए सिहाबुद्दीन गोरी। कौन है बेटा, सिहाबुद्दीन गोरी। कौन, सिहाबुद्दीन गोरी।
शिहाबुद्दीन गोरी, और शिहाबुद्दीन गोरी का ही नाम था जिसे हम सब जानते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और शिहाबुद्दीन गोरी। अब इसका क्या हो सकता है कि जब ये शासक बना तो ये भी प्रेरित हुआ और 100 साल बाद ये भारत की तरफ फिर से आना शुरू हुआ। तो 100 नहीं और बल्कि 150 साल बाद। अब इसका सबसे पहला पूछा जाता है कि इसका प्रथम अटैक कौन सा था, प्रथम आक्रमण इसने भारत पर कहाँ किया। तो बेटा प्रथम आक्रमण को लिख लेते हैं। प्रथम आक्रमण इसका कब हुआ, 1175 ईस्वी में हुआ। सन याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। कहाँ हुआ, मुल्तान पर हुआ। मेरे याद में तो आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ ही लिया जाए, वैसे पूछते नहीं है, हर चीज का प्रथम आक्रमण नहीं पूछते, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको। मोहम्मद गोरी अपने आप में एक अच्छी पर्सनालिटी है जिसे याद किया जा सकता है। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। कहाँ हुआ था बेटा, मुल्तान पर हुआ था। अब इसके बाद इसने फिर आगे बढ़ता चला गया, और इसका जो फेमस अटैक है, तो फेमस अटैक इसके बेटा 2 हैं। इसके फेमस अटैक 2-3 हैं, तो वो ले लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फेमस वाले देख लेते हैं। एक है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है बेटा, 1191। ठीक। दूसरा भी फिर ले लेते हैं, तराइन का, अभी लिखाऊंगा बेटा इसे, तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192। ठीक। अच्छा, इन युद्ध लड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, तराइन के मैदान, तराइन कहाँ पड़ता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि तराइन का जो मैदान है वो कहाँ पर है भारत के स्टेट में, तो हरियाणा में है। कहाँ पर बेटा, हरियाणा में है। हरियाणा वैसे देखा जाए तो युद्ध की भूमि रही है। तराइन का मैदान वहाँ है, पानीपत का मैदान वहाँ है, कुरुक्षेत्र का मैदान वहाँ है ना, बहुत सारी लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ाई गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि इन युद्धों से पहले भी इसके दिमाग में महमूद गजनवी की बात याद आ रही थी कि मैं भी कहाँ जाऊं, गुजरात की तरफ जाऊं। अब जब गुजरात की तरफ ये मोहम्मद गोरी गया तो वहाँ का राजा अब की बार कमजोर नहीं था, मूल राज नाम का बैठा था, और उसने इसको हरा दिया। ये फिर उस साइड से लौट आया, तो फिर ये दिल्ली की तरफ आया, और जब दिल्ली की तरफ अंदर घुसा सीधे, वही जहाँ मथुरा कन्नौज की तरफ जाने के लिए दिल्ली की तरफ आया, तो दिल्ली में अब की बार शक्तिशाली शासक था। कौन था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए बेटा, किस किस के बीच युद्ध हुआ है, ये पहला वाला युद्ध जो हुआ ये किस किस के बीच में हुआ, तो देखिए गोरी किसके बीच में हुआ, गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान। बेटा देखो पृथ्वीराज चौहान। इधर ये वाला युद्ध भी किसके बीच हुआ, गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ कि पहला युद्ध जो हुआ था तराइन के मैदान में, उसमें गोरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान जीता था। पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन 1 साल बाद ही परिस्थितियां बदल गई, और जिसमें गोरी, सबने देखा होगा, फिल्मों में देखा, सबने सुन रखा है, तो फिर क्या हुआ, अब की बार गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया और मारा गया था, जिसको गजनी में ही दफन किया गया था। इतनी बात तो तराइन के युद्ध से पता चलता है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज कौन आ गया और कहाँ से इसको पढ़ना है, तो ध्यान रखो बेटा, ऐसी बता देता हूँ मैं आपको। पृथ्वीराज चहमान वंश का एक राजा था। चहमान वंश जो था अजमेर में स्थापित हुआ था। इसके कई राजा बड़े फेमस हुए, जिसमें बिग्रह राज चतुर्थ बड़ा फेमस है, जिसने अजमेर में स्कूल बनवाए थे। लेकिन चहमान वंश का एक राजा हुआ पृथ्वीराज तृतीय। कौन हुआ बेटा, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड को ही राय पिथोरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वीराज फर्स्ट हुआ था, कोई सेकंड हुआ था, ये तृतीय वाला बड़ा फेमस था, जिसे पृथ्वीराज चौहान बड़ा शक्तिशाली शासक था। जब पहला युद्ध हुआ तो उसमें ये सब लोगों को साथ मिला करके लड़ा था। किसे, कन्नौज के राजा जयचंद को भी लड़ा के साथ मिला के लड़ा था, और किसे लड़ा के, सबको, और आसपास के जितने राजा थे सबको साथ मिला करके लड़ा था, जिससे पहला युद्ध जीत गया। लेकिन दूसरे युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। जयचंद की पुत्री संयोगिता को ये भगा लाया, और जब ये भगा लाया तो जयचंद ने दूसरे युद्ध में साथ नहीं दिया। जयचंद के जितने सहयोगी राजा थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। अब दूसरे युद्ध में परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया और फिर गजनी में ले जाके मारा गया। अब जैसी जो कहावत है वो आपको पता होगा। अब पृथ्वीराज
जब ये अजमेर में इनका वंश था, चहमान वंश, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो ये फिर दिल्ली में कैसे राजा बना? तो दिल्ली में बेटा दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने की थी। फिर कभी पढ़ाऊंगा किसी लेक्चर में, सुन लीजिए केवल। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली वंश की स्थापना की, दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है। दिल्ली पे कब्जा कर लिया था चहमान वंश के राजाओं ने, और ये चहमान वंश का राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा इसकी क्या है? उपाधि है बेटा, टाइटल है इसका, राय पिथौरा। क्या है बेटा? राय पिथौरा, ठीक है। राय पिथौरा भी इसको कहा जाता है। इसकी संयोगता वाली कहानी की वजह से ये युद्ध हार गया, ये दूसरी बार में। अब कुछ भी कहानी रही हो, जैसे भी है, बहरहाल ये युद्ध हार गया और गोरी जो है जीत गया। अब गोरी का आगे अगर पढ़ें, तो गोरी के आगे पढ़ें तो चंदावर का युद्ध और लड़ता है गोरी। क्या लड़ता है बेटा? चंदावर का युद्ध भी लड़ता है, चंदावर का युद्ध। एक युद्ध और लड़ता है 1194 में, 1194। बहुत से बच्चे कहते हैं कि तराइन के 2 युद्ध पढ़ा दिए सर, आपको तीसरा युद्ध कौन सा है? जबरदस्ती की बात बनाते हैं। तराइन के मैदान में एक युद्ध और हो जाता है और उसको जबरदस्ती उठा रहे हैं बच्चे। क्यों उठाते हैं? ये देखने के लिए कि टीचर को कितनी नॉलेज है या दूसरे को कितनी नॉलेज है। ये चीजें छोड़ दीजिए, ये चीजें पर ध्यान मत दिया करो कि किसे कितनी नॉलेज है। अरे भाई, जो युद्ध फेमस है, जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से तो पूछा जाता है। 1215 में एक युद्ध हुआ था इल्तुतमिश का नासरुद्दीन कुबाचा का, है ना। उस वाले युद्ध को तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है, संज्ञा दी गई है उसको। अब बताओ, सारी चीजों को जबरदस्ती के बच्चे थोपते हैं, तो मत थोपा करो, गधे मत बनो बेटा, स्मार्ट तैयारी करने की कोशिश करो। अगर टीचर समझा रहा है कि तराइन के तृतीय युद्ध की संज्ञा दी गई है, तो उसे जबरदस्ती हाईलाइट ना किया करो, है ना। तराइन का तृतीय युद्ध कौन सा है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, सफल होने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद भी ये कह देते हैं, टीचर से पढ़ने के बाद भी, कि उन्हें नॉलेज तो बहुत है लेकिन गलत नॉलेज है। भाई, तुम्हें सही नॉलेज थी, तुम सक्सेस हो गए। वो टीचर जिन्होंने तुम्हें सक्सेस किया, उसे सही नॉलेज नहीं है। तुम्हें ज्यादा सही होगी क्योंकि तुम सक्सेस हो और वो अनसक्सेस है। अगर वो अनसक्सेस ना होता ना मेरे बच्चों, तो आपको सक्सेस करने वाला नहीं मिलता कोई। इस बात को कौन समझेगा? वो अनसक्सेस क्यों हुआ है? क्योंकि उसके प्रारब्ध में ये शायद लिखा था कि वो आपको सक्सेस करे, और कल को आप खड़े होकर के हमसे क्या कहो, खड़े होकर के कहो कि सर नॉलेज तो बहुत है आपको, लेकिन वो गलत नॉलेज है। बताओ कहां जाके मरे वो टीचर? आज सफल हो गए तो गलत नॉलेज है। तुमने 2-4 किताबें सर से ज्यादा पढ़ ली तो ज्यादा नॉलेज हो गई, उसके एक्सपीरियंस को भी तुम नहीं लग सकते, है ना बेटा। तो कभी भी किसी भी टीचर का, मैं कहता हूं कोई भी टीचर हो, किसी भी चैनल से हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी चैनल से हो, सब पढ़ाते हैं, कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना अपना 100% देने की कोशिश करते हैं बेटा। और आपको लगता है 1 मिनट और कह देते हो कुछ का कुछ, और आप उनसे सफल होते हैं। लेकिन ये चीजें छोड़ो, ये आपके संस्कार में गलत फंसी हुई है। आप भी सुधरो, दूसरों को भी कहो कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, चंदावर के युद्ध में किस किस से युद्ध होता है? तो एक तरफ तो गोरी होता है और दूसरी तरफ कन्नौज का राजा कौन होता है? जयचंद होता है। दूसरी तरफ कौन होता है? जयचंद होता है। अब जयचंद जो है, जयचंद हार जाता है, मारा जाता है, गोरी जो है जीत जाता है। चंदावर का युद्ध। अब भारत में किसकी सत्ता स्थापित हो गई? दिल्ली में किसकी सत्ता स्थापित हो गई? मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी को गजनी से बड़ा प्रेम था, वो गजनी वापस लौट जाता है और अपने एक गुलाम को यहाँ का शासक बना देता है, यहाँ का मतलब कहना चाहिए प्रतिनिधि बना देता है, और वो यहाँ बैठ करके शासन करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन ये बनता है कि इसने खलीफा से परमिशन ली और खलीफा का कालीमा लिखवाया, और दूसरी बात ये कि इसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। किसके सिक्कों पर? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति। किसकी आकृति मिलती है बेटा? लक्ष्मी देवी की आकृति, देवी की आकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी देवी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर मिलती है? तो लक्ष्मी देवी की आकृति मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर मिलती है। एक तरफ कालीमा लिखा मिलता है, एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है, ठीक है बेटा। लक्ष्मी, ये क्वेश्चन याद रखना। मोहम्मद गोरी से जुड़े और भी क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने से ज़्यादा
नहीं है, सफिशिएंट है। अगर कुछ आगे बढ़ना है तो मेंस के पर्पज से अलग है, लेकिन मेंस के चक्कर में दूसरे बच्चों का नुकसान होता है, तो अभी हम इतना ही पढ़ाएंगे। कैसे आया, क्यों आया, ऐसे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। एक इसी मुद्दे पर कम से कम 3 क्लास निकल सकती हैं, 3 क्लास हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे नहीं, हमने तो बच्चों को वो चीज़ देनी है। हम टीचर्स का काम ये है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद आ रही है तो जो हमारा प्रयास है ऑनलाइन आकर के आपको पढ़ाने का, तो उसमें हमारा सहयोग कीजिए बेटा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे लोगों को और को भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ से सर ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।